अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 13 हमने स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक कोई दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, एक गोइंग कंसर्न से रिलेटेड और एक मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। गोइंग कंसर्न में हमने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट, साथ ही इंडिकेटर्स, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और अदर्स। फिर हमने मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन कवर किया। दो मैटर से रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर की जाती है। एलिमेंट्स हमने कवर कर लिए जो कंपलसरी हमने 6-7 रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना होती हैं। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, एस्टिमेट रीजनेबल है उससे रिलेटेड, सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड, नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन से रिलेटेड, फ्रॉड से रिलेटेड, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर इमटेरियल से रिलेटेड और लिटिगेशन से रिलेटेड। क्या कह रहा है? फिर हमने पढ़ लिया कि अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट है विद अदर एविडेंस, मीन डाउटफुल है, तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? तो 5 पॉइंट हमने कवर किए थे। डिस्कस करना है मैटर विद मैनेजमेंट टू रिजॉल्व इट फ्रॉम फाइनलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमें रिवाइज करना है रिस्क असेसमेंट और अपने ऑडिट अप्रोच को। हमें इवैल्यूएट करनी है कॉम्पिटेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? और हमें क्या करना है? देखना है कि अगर कॉम्पिटेंस इंटेग्रिटी मैनेजमेंट की डाउटफुल है तो विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट करना है। फिर हमें पढ़ लिया नहीं, अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देने से इनकार करती है तो फिर हमें क्या करना है? इनकार करती थी तो हमें क्या करना है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, अल्टरनेटिव वर्डिंग के थ्रू मनाना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैटर डिस्कस करते हुए मनाना, लेटर ऑफ एंगेजमेंट का रेफरेंस देना है, नहीं मानते स्कोप लिमिटेशन की सिर्फ में रिपोर्ट क्वालिफाई करनी है। हाँ, इंटेग्रिटी भी हमें वैलिडेट करनी है और अगर इंटेग्रिटी डाउटफुल है तो हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए एंगेजमेंट से। हाँ, आप देखते हैं कि इस चैप्टर से पास पेपर में क्या क्या टेस्ट हुआ। सो लास्ट टाइम ये चैप्टर टेस्ट किया गया है ऑटम 19 में। इन स्प्रिंग 2020 में ये चैप्टर टेस्ट नहीं हुआ, तो चांसेस हैं इस दफा टेस्ट हो सकता है। 3 टॉपिक हैं, तीनों में से कुछ भी टेस्ट हो सकता है। स्प्रिंग 19 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया फॉर 8 मार्क्स। क्या टेस्ट किया? एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, डिस्कस वेदर इट वुड बी नेसेसरी टू ऑब्टेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव मैटर्स। इन ऊपर कोई 1 2 3 4 मैटर्स हैं, 1 2 3 4 मैटर्स हैं और आपने बताना है इनसे रिलेटेड रिटन रिप्रेजेंटेशन चाहिए या नहीं चाहिए। क्या कहना है? चाहिए तो क्यों चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो फिर भी बताना है क्यों नहीं चाहिए। सो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन। यू आर द मैनेजर ऑफ सबा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ टाइगर लिमिटेड टीएल। While reviewing the draft financial statements and the working paper file, following matters have come to your attention. Number 1, no subsequent events were identified during the year. कोई subsequent events जो हैं वो identify नहीं हुए, तो क्या written representation चाहिए? Yes, compulsory representation है regarding subsequent event, तो हमें फिर भी चाहिए मैनेजमेंट से कि we haven't identified any subsequent event requiring adjustment in the financial statements or disclosure in the financial statement. Written representation compulsory, ये हमें हर ऑडिट पे चाहिए ही चाहिए। देखा नहीं कि subsequent event identify नहीं, तो representation लेनी है, नहीं एलिमेंट्स हैं, कंपल्सरी है, मस्ट लेनी है। वो जो 7-8 हमने मैटर पढ़े, मैटर नॉन ऑडिट मैनेजमेंट, उनसे लेना ही लेना है, चाहे कोई मसला उनसे आइडेंटिफाई हुआ है या नहीं। Number 2, during the stock account, certain items were physically present but were not appearing in stock sheets provided by TL. स्टॉक अकाउंट में हमने देखा कुछ फिजिकली यूनिट्स पड़े हैं लेकिन स्टॉक अकाउंट शीट्स के ऊपर वो नहीं लिखे गए। स्टोर में पड़े हैं लेकिन स्टॉक अकाउंट शीट्स के ऊपर नहीं लिखे गए, क्यों? The management informed you that these items were sold but were not dispatched upon customer request. कि आइटम हमने सेल कर दी हैं लेकिन कस्टमर रिक्वेस्ट जब करेगा तब हमने डिस्पैच करनी है, तो इसलिए हम इनको स्टॉक में इंक्लूड नहीं कर रहे, फिजिकली कंपनी के पास पड़ी। तो क्या ऐसे रिटन रिप्रेजेंटेशन चाहिए?
नहीं, ये तो क्या है, रिगार्डिंग कोई मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिससे फिर हमें जो है वो कंफर्मेशन करनी चाहिए फ्रॉम कस्टमर से कि वेदर जो है वो दीज आइटम हैव बीन सोल्ड। हमें कंफर्म करनी है सेल को भी कहाँ से, सेल इनवॉइसी से या फिर सेल ऑर्डर से। सेल ऑर्डर से मेनली कोई डिस्पैच अभी तक हुई नहीं, डिस्पैच होंगी तो इनवॉइस भी जनरेट होगी, तो सेल ऑर्डर से भी हमें जो है वो सेल को कंफर्म करना है। हाँ, ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम मैनेजमेंट से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन भी रिक्वायर कर सकते हैं दैट दीज आइटम्स आर हेल्ड ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट। लेकिन मेनली हमें जो है वो क्या करना है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स के थ्रू इसको वेरीफाई करना है कि इधर सेल कंफर्म करनी है सेल ऑर्डर से, कस्टमर से हमें कंफर्मेशन भी करनी है। आंसर दिया इस तरह के 2 नंबर की। ओके, नेक्स्ट नंबर 3। TL has a policy for making full provision against receivable when they become overdue for 360 days or more। मीन वो कस्टमर जहाँ से 360 डेज तक बैलेंस नहीं आया तो उनको फुली बैक कर दिया, पॉलिसी है कंपनी की। However, 3 customers were not fully provided for in accordance with TL's policy। लेकिन कोई 3 कस्टमर हैं जिनको पॉलिसी के अकॉर्डिंगली बैड डेट्स प्रीमियम रिकॉग्नाइज नहीं की गई। Okay, the management counted that they are rigorously following up these parties and are confident to recover the outstanding balance very soon। और मैनेजमेंट कह रही है कि हम इन पार्टीज के पीछे पड़े हुए हैं और हम यहाँ से बैलेंस जो है वो रिकवर कर लेंगे। तो क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? ये तो मैटर ही अगेंस्ट कंपनी पॉलिसी है, और अगर पॉलिसी है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे, ये क्या है, लीड टूवर्ड्स मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिस स्टेटमेंट हमें क्या चाहिए, एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। क्या क्या है? और अगर मैनेजमेंट एडजस्ट नहीं करती तो हमें ऑडिट रिपोर्ट इम्प्लीकेशन कंसीडर करनी है रादर देन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इनसे लेना। क्या क्या? नंबर 4, there was only one litigation pending against the company which has appropriately been disclosed in the financial statement। मीन एक litigation है pending जिससे जो financial statements में disclosed है, तो क्या return representation चाहिए हमें? Yes चाहिए। litigation से हमें compulsory return representation चाहिए that all litigations have been disclosed to the auditor and has been reflected in the financial statement। तो 1 से related हमें चाहिए, बेशक कोई subsequent event नहीं है। 2 से रिलेटेड मेनली नहीं चाहिए, हाँ सफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम ले सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है। 3 से रिलेटेड नहीं, क्यों? वो तो मसला है, मिसस्टेटमेंट है। और 4थे से रिलेटेड यस चाहिए, चाहिए क्यों? ये भी कंपल्सरी। 8 नंबर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इतना इजी नहीं था। उससे पीछे स्प्रिंग 19 में एग्जामिनर ने ISA 560 टेस्ट किया, जब भी हमने कवर नहीं किया, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। साथ एक क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेगा ISA 570 गोइंग कंसर्न से रिलेटेड 5 गुड मार्क्स। क्या कहता है क्वेश्चन? स्टेट एनी 5 ऑडिट प्रोसीजर दैट कुड बी परफॉर्म टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट when events are identified that may cause doubt on entity's ability to continue as a going concern। मीन मटीरियल अनसर्टेनिटी, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड आपको क्या करने हैं, कोई 5 ऑडिट प्रोसीजर्स लिखने हैं। तो रटा हमने पढ़ा हुआ ऑडिट प्रोसीजर, हमें क्या करना है, एनालाइज करना है क्या, कैश एंड प्रॉफिट प्रोजेक्शन मीन कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स टू सी एनी चांस ऑफ रिकवरी इन फ्यूचर। हमें इंस्पेक्ट करना है लेटेस्ट मैनेजमेंट अकाउंट्स, इंटरम अकाउंट्स i.e. बजट ऑफ द कंपनी टू एंश्योर एनी चांस ऑफ रिकवरी इन कंपनी प्लानिंग। हमें क्या करना है, हमें इंस्पेक्ट करनी है कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर बुक इन पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड टू सी कंपनी इज रिसीविंग एनी ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर फॉर रिजॉल्विंग दिस कैश फ्लो इशू। हमें क्या करना है, रिव्यू करनी है लेटेस्ट बोर्ड मिनट्स टू एंश्योर हाउ मैनेजमेंट कंसीडरिंग द सिचुएशन एंड अकाउंटिंग फॉर इट। हमें क्या करना है, हमें साथ जो है वो बैंक कंफर्मेशन लेनी है रिगार्डिंग चांसेस ऑफ एनी लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ग्रांटेड टू द कंपनी टू रिजॉल्व देयर कैश फ्लो इशू। हमें साथ और क्या करना है, हमें जो है वो कोई सप्लायर कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो भी रिव्यू करनी है टू इंश्योर कंटिन्यू सपोर्ट फ्रॉम सप्लायर। क्या ख्याल है? तो 5 प्रोसीजर रटा, यहाँ पे छाप दो, वॉमिट कर दो, सीधे सीधे 5 नंबर।
आज तक इस चैप्टर में से गोइंग कंसर्न से कोई चीज़ रिलेटेड टेस्ट हुई है तो सिर्फ ये टेस्ट हुआ है 5 नंबर के, अदरवाइज गोइंग कंसर्न आज तक कभी टेस्ट नहीं किया एग्जाम में। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, वो 1-2 जगह पे चैप्टर 12 में हमने कहीं पे देखा, टेस्ट हुआ था। इंडिकेटर स्पेशली फाइनेंशियल ऑपरेशनल कंप्लायंस, इसे कोई सिनेरियो भी बन सकता है जिसके अंदर कंपनी की हालत पतली 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 हर जगह पे बताया गया है और आपको कहा जाएगा गोइंग सन इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करें, तो मसले सारे आइडेंटिफाई कर देंगे, वो क्या होंगे, गोइंग सन इंडिकेटर्स होंगे। इनके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर लिखें तो ये प्रोसीजर भी अप्लाई किया जा सकता है, और रिपोर्ट इम्पैक्ट भी पूछा जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन भी इसके ऊपर अपीयर हो सकता है। क्यों, आज तक पास में कभी गोइंग कंसर्न एग्जामिनर ने इसके अलावा टेस्ट नहीं किया। उससे पीछे अगर हम चलें, ऑटम 18 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया ISA 580 ही, कितने मार्क्स, 10 + 5 15 गुड मार्क्स के लिए 15 नंबर के लिए चैप्टर टेस्ट किया। इसमें मेनली ये जो 10 नंबर हैं ये तो आप कहो कि शायद चैप्टर 12 से रिलेटेड है ऑडिट रिपोर्ट। हाँ, ये 5 नंबर रिटर्न प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। रिटर्न प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट को कंबाइन करके टेस्ट किया। क्या कहता है कि रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द ऑडिट इश्यूज आइडेंटिफाइड बाय योर ऑडिट टीम, ऊपर कोई 1 2 3 इश्यूज हैं, मेंशन द इम्पैक्ट इफ एनी विच दीज माइट हैव ऑन द ऑडिट रिपोर्ट अलोंग विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। इन इश्यूज का आपने इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट बताना है प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ में। मसला क्या है, मटीरियल है या नहीं, और उसमें ऑडिट रिपोर्ट क्या होगी, ओपिनियन क्या होगी, या फिर पैराग्राफ आएगा या नहीं आएगा। कितने नंबर है, 10 नंबर, और 3 इश्यूज को हमें डील करना है। देखते हैं, यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ हब मिल्स लिमिटेड MAL एट द प्लानिंग स्टेज। मटीरियलिटी लेवल वाज डिटरमाइंड ₹8 मिलियन। 8 मिलियन मटीरियलिटी लेवल सेट किया गया है, प्रिलिमिनरी मटीरियलिटी लेवल। इनको स्टेटमेंट मिलेगी तो इसके साथ हम कंपेयर करके देखेंगे कि इसे बिलो इमटीरियल, इसे अबव मटीरियल। Audit team has completed the audit of field work for the year ended 30th June 2018 and has presented the following issues identified during the audit for your review. तो year end इसने बता दिया 30th June 2018 है। ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चन में स्पेशली ईयर एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे इश्यूज हमने देखना होता है ईयर एंड से पहले का है या फिर ईयर एंड के बाद का है। क्यों बाद का है तो फिर हमने देखना होता है एडजस्टिंग है या फिर नॉन एडजस्टिंग है। ओके, सो जी ईयर एंड बता दिया, मटीरियलिटी लेवल बता दिए, तीनों इश्यूज का हमने इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट देखना है अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन के साथ, मेन मैटर डिस्कस करते हुए, मटीरियलिटी डिस्कस करते हुए। और नीचे अगर हम रिक्वायरमेंट के ऊपर देखें तो उसने कंपनी का रेवेन्यू बता दिया, करंट ईयर का 800 मिलियन है, प्रीवियस ईयर दिस वाज 950 मिलियन। हमने मटीरियलिटी करंट के साथ चेक करना होती है। एंड लॉस बिफोर टैक्स इज ₹22 मिलियन वाइल प्रीवियस ईयर इट वाज 7.6 मिलियन। और जब करंट ईयर का लॉस है तो मटीरियलिटी कभी भी प्रॉफिट के साथ या लॉस के साथ नहीं होगी, इसके साथ होगी रेवेन्यू के साथ। और रेवेन्यू का हमें पता है 1% और मोर मटीरियल कंसीडर किया जाएगा। क्या ख्याल है? लेकिन अगर हाई रिस्क की क्लाइंट हो तो फिर 1% की जगह आपने किस पे आना है, 0.5% पे। क्या ख्याल है? क्यों, 3 इश्यूज हैं जिसमें मसले ज्यादा है तो हमें किस पे आना चाहिए, 0.5% ऑफ रेवेन्यू पे। प्रॉफिट का 5%, क्या ख्याल है? टोटल एसेट्स का 1% और मोर। सो देखते हैं इशू 1 क्या। Goods worth ₹3 million were returned by a customer on 5th July. What was year end? 30th June. Year end के 5 दिन बाद कस्टमर ने 3 मिलियन की गुड्स रिटर्न कर दी ड्यू टू पुअर क्वालिटी। क्यों, गंदी क्वालिटी आपकी। Since the goods were returned subsequent to the year end, no adjustment has been recorded by the management। और इससे रिलेटेड मैनेजमेंट ने कोई एडजस्टमेंट जो है वो रिकॉर्ड नहीं की। तो क्या हुआ, ये शायद पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट है, कंडीशन एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे। क्या क्या है, अगर कस्टमर ने रिटर्न की हैं तो हो सकता है एक क्रेडिट सेल थी, आपने इसे रिसीवेबल्स भी रिकॉर्ड किया हुआ है तो रिसीवेबल्स को भी आपने एडजस्ट करना है। और अगर पुअर क्वालिटी गुड्स जो हैं वो रिसीव हुई हैं तो दिस मीन इनकी वैल्यू जो है वो अब कम होगी। अगर ये कॉस्ट पे लिखी गई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो अब इनको क्या करना है, NRV पे लिखना है, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे। और अगर नहीं लिखी जा रही तो उस सूरत में इन्वेंट्री भी ओवरस्टेटेड है।
सेल भी ओवरस्टेटेड है, साथ रिसीवर्स भी ओवरस्टेटेड है। कितनी अमाउंट है? 3 मिलियन। और अगर टीआरटी लेवल 8 मिलियन देखा जाए उससे तो बहुत बिलो है। हाँ, अगर हम थोड़ा लो आ जाएं, 800 मिलियन का भी अगर हम 0.5% लें, 800 मिलियन का 0.5% लें तो बनेगा कितना? 4 मिलियन। और ये 3 मिलियन उस 4 मिलियन से भी क्या है? बिलो है एंड हेंस इमटेरियल। सो ऑडिटर शुड इशू unmodified opinion because the matter is not material। क्या कह रहा है? पहले हमने मसला बताया क्या है, बताया एडजस्टिंग इवेंट है पोस्ट बैलेंस शीट, जिससे रिसीवेबल एडजस्ट होने चाहिए, सेल भी एडजस्ट होनी चाहिए सेल रिटर्न के अगेंस्ट, और अगर क्वालिटी पुअर है तो अल्टीमेटली अगर आपने इन्वेंट्री कॉस्ट पे लिखी है तो इसकी एनआरवी आपको बहुत कम होगी, तो उस सूरत में इन्वेंट्री को भी आपने एडजस्ट करना। क्या ख्याल है? अगर एडजस्टमेंट नहीं होती तो सेल्स, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स कुड बी ओवरस्टेटेड, मिसस्टेटमेंट बता दी। फिर आपने मटीरियलिटी डिस्कस की और उसके बाद आपने ऑडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बताना है। तो यूं ये 3-4 पॉइंट में आंसर आपने देना है। क्या क्या है? फिर जाके एग्जामिनर आपको 4 नंबर उठा के देंगे। क्योंकि पैराग्राफ में 4 बातें कर दोगे तो उससे एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे, उसके 3 दे, नहीं 4 लेने के लिए हमें 4 पॉइंट सेपरेट बताना पड़ेगा। क्या ख्याल है? आंसर बड़ा अच्छा एग्जामिनर ने भी दिया, प्लीज एक दफ़ा रीड कर लेना किस तरह से उसने प्रेजेंट किया आंसर, क्या क्या बातें उसने की हैं, एक दफ़ा हाथ से लिखनी है ताकि अगर दोबारा इस तरह का क्वेश्चन अपीयर हो तो हमें लिखना आता हो, हमारे पास एक अप्रोच हो कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को डील करना है, कैसे अकॉर्डिंग टू मार्क्स हमने आंसर देना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और हमें परफेक्ट पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर हमें पास नहीं करना, हमें इस पेपर का हर क्वेश्चन, बल्कि क्वेश्चन का हर पार्ट पास करना है। जब हर पार्ट आप क्वेश्चन का पास करोगे तो पेपर ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरे इशू को देखते हैं जी, सेटेड ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। इशू 2 क्या? HML is facing liquidity issues which has resulted in adverse key financial ratios। लिक्विडिटी इशू आ रहा है कंपनी को, लिक्विडिटी में कैश फ्लो इशू है जिसकी वजह से फाइनेंशियल रेशियोज एडवर्स जा रही हैं, लाइक करंट रेशियो एडवर्स जा रही है, लिक्विडिटी रेशियो एडवर्स जा रही है। ओके, टू एड्रेस द इशू HML हैज सोल्ड वन ऑफ इट्स ऑफिस टू कंपनी मैनेजमेंट मैनेज बाय डायरेक्टर ऑफ HML। तो कैश फ्लो इशू को रिजॉल्व करने के लिए कंपनी ने क्या किया? अल्टीमेटली अपने जो है एसेट बेचा, ऑफिस बेचा, किसको? एक कंपनी को, और उस कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है? HML का डायरेक्टर। तो डायरेक्टर मैनेज कर रहा है उस कंपनी को जिसको आपने सेल की है। तो ये ट्रांजैक्शन क्या हुई? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जिसका फाइनेंशियल सर्विस में डिस्क्लोजर होना चाहिए। अमाउंट चाहे जितनी भी है, ये ऑलवेज मटीरियल ट्रांजैक्शन होती है, मटीरियल नेचर होती है। क्या देखते हैं? The office was sold for rupees 40 million, 40 million का सेल किया गया। Since the management had correctly recorded the disposal, management ने जो है वो disposal correctly record कर दी है। No specific disclosure related to this sale have been made in the financial statement। और सेल किसको हुई है? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर नहीं किया गया। 40 मिलियन का सेल किया गया, और 40 मिलियन अगर देखा है तो अमाउंट भी मटीरियल है, लेकिन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बाय नेचर मटीरियल है, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ से। Directors are confident that these sale proceed would solve the cash flow problem of HML। कि ठीक है, कैश फ्लो प्रॉब्लम तो आपका रिजॉल्व हो जाएगा, बट दिस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। And if management do not disclose related party transaction in financial statement, then audit report should be modified with qualified except for opinion। क्या कहना है? अब कैश फ्लो इशू भी है, बेशक रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन इशू तो है। सो दिस इशू शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर IAS 1। And if management have provided a cash flow disclosure, then audit report should include material uncertainty relating to going concern paragraph। क्या ख्याल?
तो दोनों इशू को सेपरेट डील करेंगे। रिलेटेड पार्टी का सेपरेट रिपोर्टिंग इफेक्ट बता दिया, उसके बाद कैश फ्लो की हेडिंग दे के आप बेशक सेपरेट उसका इशू बता दो कि डिस्क्लोज होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अगर डिस्क्लोज है तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन के साथ मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग सम पैराग्राफ आएगा। लेकिन जब रिलेटेड पार्टी के ऊपर आपने रिपोर्ट क्वालिफाई कर दिया तो फिर मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं आएगा, क्यों? वो ऑलवेज अनमॉडिफाइड ओपिनियन के साथ आता है। इसलिए दोनों इशू को सेपरेट डील कर रहे हैं। रिलेटेड पार्टी का सेपरेट रिपोर्टिंग इम्पैक्ट बता रहे हैं और ये कैश फ्लो इशू का हम सेपरेट रिपोर्टिंग इम्पैक्ट बता रहे हैं। एक ही रिपोर्ट में आपको के ओपिनियन क्वालिफाई भी कर दे और साथ मटीरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ भी दे दें और रिपोर्ट के अंदर नहीं, ये नहीं। इसलिए दोनों इशू को सेपरेट डील करेंगे। एक इशू होता तो फिर एक रिपोर्ट दी जा सकती थी। क्लियर होती बात? थोड़ा ट्रिकी, 3-4 बातें की जा सकती है, बल्कि 5 बातें की जा सकती है। नंबर 3 इशू देखते हैं क्या है। अ कस्टमर हु owed ₹11 million at year end was declared bankrupt on 15 August 2018। ईयर एंड 30 जून 15 अगस्त को कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, 11 मिलियन का बैलेंस उसकी तरफ ड्यू है। तो क्या होना चाहिए? बैड डेट्स क्लियर क्रिएट होनी चाहिए। The management has already provided 50% of the balance in the financial statement। मैनेजमेंट ने 50% से प्रीमियम रिकॉग्नाइज कर दी है और जब कस्टमर बैंकरप्ट हो गया है तो आपको 11 मिलियन से ही प्रीमियम रिकॉग्नाइज करनी है। क्या ख्याल है? रिमेनिंग अमाउंट कितनी है? 5.5 मिलियन। अगर उसको हम देखें 4 मिलियन के साथ तो क्या है? मटीरियल। इफ मैनेजमेंट डू नॉट एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन ऑडिट ओपिनियन शुड बी qualified with except for because the matter is material to the financial statement। ये तो सिंपल था। मीन यहाँ पे 3 नंबर, ऊपर वाले में 5 नंबर, हाँ उस ऊपर वाले में 2, 3, 4 नंबर मिला के 10 नंबर कवर कर रहे हैं 3 इश्यूज। एक अच्छा क्वेश्चन ऑडिट बोर्ड के ऊपर। साथ पार्ट बी है फॉर 5 मार्क्स। क्या कहता है पार्ट बी? What matters would you want to include in management representation letter with regard to the above issues? ऊपर तीनों इश्यूज हैं तो इनसे रिलेटेड आप रिप्रेजेंटेशन में क्या मैटर्स इंक्लूड करवाओगे? तो पहला इशू क्या था कि कस्टमर ने जो है वो क्या किया है, कुछ सेल हुई है नहीं, कुछ गुड्स जो हैं वो रिटर्न हुई हैं जो कि एनआरवी पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी लेकिन मैनेजमेंट ने नहीं की। अब ये एनआरवी पे रिकॉर्ड करना ये क्या है? एक पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट था। क्या ख्याल है? तो हमें रिटर्न प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से चाहिए रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ एडजस्टिंग इवेंट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। दूसरा मसला में क्या? रिलेटेड पार्टी से हमें चाहिए रिटर्न प्रेजेंटेशन दैट आर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन हैज बीन डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर and related party relationship and transaction has been disclosed in the financial statement। फिर तीसरे मैटर पे आ जाए तो तीसरे मैटर में क्या है? प्रीमियम रिकॉग्नाइज करनी है। ये प्रीमियम क्या है? एस्टिमेट जजमेंट है। क्या ख्याल है? तीसरे में रिप्रेजेंटेशन चाहिए दैट ऑल जजमेंट एस्टिमेट मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रीजनेबल। या ये भी क्या है? पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट है। दूसरे भी क्या चाहिए? Adjusting the events have been adjusted and not just disclosed in the financial statements। वो भी हमें चाहिए। बातें की जा सकती हैं कि क्या हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए इन मैटर्स रिलेटेड। एक आप कह सकते हैं हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए दैट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर नॉट मटीरियल। लाइक वो पहले की अगर हम बात करें तो अमाउंट क्या थी? इमटीरियल थी। तो सही हमें वो भी चाहिए दैट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर इमटीरियल। बताई जा सकती है रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चाहिए इनसे रिलेटेड। पहले से ही सबसीक्वेंट इवेंट वाली भी और अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स आर नॉट मटीरियल। दूसरे रिलेटेड पार्टी की और तीसरे रिलेटेड सबसीक्वेंट इवेंट भी और साथ एस्टिमेट्स आर रीजनेबल। एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ओके, उससे आगे अगर हम मूव हो तो स्प्रिंग 16 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया ये चैप्टर। स्प्रिंग 16 में फॉर 4+3 7 मार्क्स के लिए। ये 10 कुछ नहीं है। करना क्या आपको? रिक्वायर्ड एनालाइज द अबव सिचुएशंस एंड एक्सप्लेन हाउ यू वुड प्रोसीड इन द अबव मैटर। ऊपर की 2 सिचुएशन है, पार्ट ए पार्ट बी, दोनों को आपने एनालाइज करना है और देखना है इसके अगेंस्ट कैसे ऑडिटर प्रोसीड करेगा।
Okay, part A for 4 marks. You are the audit partner of XYZ and company chartered accountants. The following matters are under your consideration. Part A for 4 marks. Asif Limited has made a certain investment and has classified them as long-term investment. Okay, company ने कुछ long-term investment जो है वो classify की हुई है. The management has also provided written representation in this regard. Written representation भी दे दी कि हाँ ये long-term है, इसलिए हमने long-term asset में लिखा हुआ है, non-current assets में. क्या कह रहा है? However, before the finalization of financial statement, the company disposed of some of the said investment. जबकि year end से पहले कंपनी ने वो इन्वेस्टमेंट कुछ सोल्ड कर दी. तो फिर अगर आपने लॉन्ग टर्म लिखी थी तो लॉन्ग टर्म तो नहीं थी. क्या क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ? रिटन रिप्रेजेंटेशन जो मैनेजमेंट ने दी हुई थी वो इनकंसिस्टेंट निकली विद सपोर्टिंग एविडेंस, अदर एविडेंस, मीन डाउटफुल निकली रिटन रिप्रेजेंटेशन. तो सूरत में हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? We need to discuss this matter with management to resolve it from audit finalization point of view. We should revise our risk of misstatement and audit approach. क्या ख्याल है? और हमें क्या करना चाहिए? हमें इवैल्यूएट करनी चाहिए क्या कंपिटेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट भी. और हमें क्या करना चाहिए? अगर इंटेग्रिटी डाउटफुल है तो कंसीडर करना चाहिए विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. और हमें क्या करना चाहिए? इफेक्ट ऑन अदर रिप्रेजेंटेशन भी कंसीडर करना चाहिए. 5 पॉइंट हमने रटा लगाए हुए थे. क्या ख्याल है? चैप्टर के अंदर हमने कहीं पे पढ़े हुए हैं ये 5 पॉइंट. अगर हम चैप्टर में वापस जाएं तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. कहाँ पे? ये 5 पॉइंट जो है वो रटा लगाए हमने. डाउट टू द रिलायबिलिटी ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन. एज इट इज उठा के वॉमिट कर दो. कितने नंबर? 4 नंबर आपको मिल जाएंगे. क्या ख्याल है? वापस आ गए. पार्ट बी देखते हैं क्या है 3 नंबर की. Mansoor Limited has entered into significant related party transaction during the year which are approved by the board of director and appropriately disclosed. कंपनी ने related party transaction की, financial statement का disclosure भी है. The management has also agreed to provide a written representation but you have not received it yet. हाँ, मैनेजमेंट ने representation देने के लिए एग्री किया लेकिन अभी तक वो आपको मिली नहीं है. तो 3 नंबर के लिए आपने एनालाइज करना है अबाउट सिचुएशन को और बताना है कैसे आप प्रोसीड करोगे. तो सिचुएशन क्या है? कंपनी हैव एंटर्ड इनटू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन व्हिच शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज आर एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड बट ऑडिटर नीड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. And to increase sufficiency of audit evidence relating to related party, auditor need to require written representation from management that our related party relationship and transaction has been disclosed to the auditor, and our related party relationship and transaction have been disclosed in the financial statement. क्या कह रहा? And if auditor is not able to receive this written representation, this will lead to scope limitation requiring modified opinion in the financial statement. देखिए बातें कर दी कि क्या हमें written representation चाहिए वो भी, और साथ अगर ये नहीं मिली तो फिर हमें मॉडिफाई रिपोर्ट कर जाना. क्यों? मैटर मटीरियल होता है. 3 नंबर स्कोप लिमिटेशन लग जाएगी. इजी. ओके. स्प्रिंग 15 में एग्जामिनर ने IASA 560 टेस्ट किया. जब तक हमने टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है. ऑटम 14 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया फॉर 5 मार्क्स दिस चैप्टर. फॉर 5 मार्क्स देखते हैं क्या टेस्ट किया. ओके. रिक्वायर्ड डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड हाउ वुड यू डील विद द अबव सिचुएशन. मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन की एप्रोप्रिएटनेस आपने जो है वो डिस्कस करनी है और बताना है कि कैसे आप इस इशू को डील करोगे. द मैनेजमेंट ऑफ पायनियर टेक्सटाइल लिमिटेड PTL हैज प्रोवाइडेड यू विद द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दैट दे हैव डिस्क्लोज्ड टू यू ऑल नोन इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस दैट आर रेलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो कंपनी की मैनेजमेंट ने आपको रिटर्न प्रेजेंटेशन दे दी रिगार्डिंग नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन. आपके नॉलेज में दे दी गई है सारी. हाउएवर ड्यूरिंग द फील्ड वर्क
your team identified a payment of penalty of rupees 2 million to an environmental agency. PTL's management claimed that the disclosure of the related non-compliance was inadvertently omitted. Inadvertently mean unknowingly mean गलती से omit हो गया. मीन हमें मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दे दी कि भाई जितनी भी नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन थी वो हमने आपके नॉलेज में दे दी है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑडिट करते हमें पता चला कि कोई 2 मिलियन की पेनल्टी इन्वायरमेंटल एजेंसी को कंपनी ने पे की है. ओबीसी पेनल्टी क्यों पे की है? तो नॉन कंप्लायंस हुई थी. और मैनेजमेंट कहती है जी इनएडवर्टेंटली ओमिट हो गई है, अननोइंगली गलती से ओमिट हो गई. इसमें ये जो हमें एविडेंस मिला थ्रू अदर प्रोसीजर्स सपोर्टिंग कोऑपरेटिव, ये इनकंसिस्टेंट है विद रिटन रिप्रेजेंटेशन. क्या ख्याल है? तो क्या करना चाहिए हमें? रटा छाप देना चाहिए यहाँ पे, डिस्कस मैटर विद मैनेजमेंट टू रिजॉल्व फ्रॉम फाइनलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू. क्या ख्याल है? रिवाइज रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट प्रोसीजर्स. इम्पैक्ट ऑन अदर रिप्रेजेंटेशन भी हमें कंसिडर करना चाहिए. इवैल्यूएट करनी चाहिए कॉम्पिटेंस इन इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, एंड इफ इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड डाउटफुल देन वी शुड कंसिडर विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. 5 पॉइंट रटा छाप दो यहाँ पे, 5 पॉइंट. क्या करें? स्प्रिंग 13 में भी एग्जामिनर ने टेस्ट किया 4 मार्क्स के लिए चैप्टर. क्या कहता है? Analyze the above situation. Analyze the above situation and briefly describe your course of action. और अपना course of action बताना है जैसे ऊपर बताया था. देखते हैं क्या. Strong Vehicles Limited (SVL) manufactures heavy vehicles. As the job in charge on SVL's audit, you have come across the following situation. देखते हैं क्या situation. The management has provided you with written representation that lives of fixed assets are realistically estimated. मैनेजमेंट ने आपको रिटर्न प्रेजेंटेशन दे दी कि फिक्स्ड एसेट्स की जो लाइफ है वो रियलिस्टिकली एस्टिमेट है, मीन एस्टिमेट रीजनेबल है. सिमिलर रिप्रेजेंटेशन वाज आल्सो प्रोवाइडेड इन द प्रायर ईयर. पिछले सालों में भी इस तरह की रिटर्न प्रेजेंटेशन हमें मिल जाती थी जिसकी बेस पर हम हैप्पी हो जाते थे कि सफिशिएंट एविडेंस मिल गए हमें. हाउएवर SVL has incurred losses on disposal of fixed assets during the year. लेकिन वो एसेट जब सेल हुए तो पता चला कि बड़े लॉसेस वहाँ पे तो हुए. मीन कंपनी शायद उतनी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रही थी जितनी होनी चाहिए थी. Because of which you are now of the view that the useful life of fixed assets were not realistically estimated. मीन लाइफ जो है वो रीजनेबल नहीं थी, एस्टिमेट रीजनेबल नहीं थी. तो क्या हो गया यहाँ पे? रिटर्न प्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट होगी विद अदर एविडेंस. अदर एविडेंस क्या है? सबसीक्वेंट सेल ऑफ द एसेट जहाँ से लॉसेस नजर आए. क्या ख्याल है? तो क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे? पहले तो हमें देखना चाहिए कि वो लाइफ जो है वो क्यों रीजनेबली एस्टिमेटेड नहीं थी. मीन अदर प्रोसीजर्स भी हमें परफॉर्म करनी चाहिए, लाइक कोई एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेनी चाहिए, कुछ और प्रोसीजर भी हमें परफॉर्म करनी चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी चाहिए. लाइफ कंसिस्टेंट विद इंडस्ट्री है या नहीं वो भी देखनी चाहिए. डिस्कस करना चाहिए मैनेजमेंट से टू रिजॉल्व दिस इशू फ्रॉम फाइनलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू. हमें रिवाइज करना चाहिए अपनी रिस्क असेसमेंट को और ऑडिट प्रोसीजर्स को. हमें इफेक्ट ऑन अदर रिप्रेजेंटेशन भी कंसीडर करना चाहिए. इवैल्यूएट करनी चाहिए कॉम्पिटेंस इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट भी, और अगर इंटेग्रिटी डाउटफुल है तो उस सूरत में हमें विथड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट करना चाहिए. क्या कहना है? इनकंसिस्टेंसी पास में 3-4 दफा एग्जामिनर ने टेस्ट किया हुआ है, लेकिन बीच में कुछ हमें डिफरेंट क्वेश्चन मिले कि रिटर्न प्रेजेंटेशन इंसेंटिव चाहिए या नहीं चाहिए. एक क्वेश्चन मिला जहाँ पे उसने 3 मैटर दिए और रिपोर्ट के साथ, उसमें बाद में क्या पूछा कि इंसेंटिव रिटर्न प्रेजेंटेशन क्या क्या चाहिए. चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 फॉर 5 मार्क्स ओनली. करना क्या आपको? फॉर ईच ऑफ द अबव मैटर डिस्कस वेदर आर नॉट अ पैराग्राफ इज रिक्वायर्ड इन रिप्रेजेंटेशन लेटर. मीनिंग से रिलेटेड आपको रिटर्न प्रेजेंटेशन चाहिए या नहीं चाहिए ये आपने बताना है. तो 2 मैटर्स ऊपर देखते हैं.
You are the manager in charge of the audit of Crichton Ward, a public limited company which manufactures specialist cars and other motor vehicles for use in films. कंपनी क्या करती है? फिल्मों में यूज होने वाली मोटर व्हीकल्स कार्स बनाती है। फिल्मों में जो कारें यूज होती हैं, जो इतनी ऊंचाई से पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरती है कार, और हीरो साहब फिर भी उसको चलाते हुए लहराते हुए जा रहे होते हैं। क्या कह रहे हैं? उड़ने वाली कारें जो फिल्मों में दिखाई जाती है। सो कंपनी क्या करती है? फिल्मों में यूज होने वाली कार्स, मोटर व्हीकल्स बनाती है। ऑडिटेड टर्नओवर इज 150 मिलियन, टर्नओवर में सेल्स है 140 मिलियन की, विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ $7.5 मिलियन। किस लिए? टीआरटी के लिए। All audit work up to but not including the obtaining of management representation has been completed. इन सारा काम हो चुका है, सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रह गई है। तो आपने बताना इंसेंटिव चाहिए या नहीं चाहिए। A review of the audit file has disclosed the following outstanding points. Lines draw. The company is facing a potential legal claim from the Loins Roar company in respect of a defective vehicle that was supplied for one of their films. कंपनी को एक क्लेम रिसीव हुआ है लॉइन रॉर कंपनी की तरफ से कि उसको इन्होंने क्राइटन वार्ड, हमारा जो क्लाइंट है, इन्होंने कोई डिफेक्टिव व्हीकल बना के दे दिया। लॉइन रॉर्स मेंटेन दैट द व्हीकल वाज नॉट बिल्ट स्ट्रांगली इनफ, while the directors of Crichton Ward argued that the specification was not sufficiently detailed. कस्टमर कहता है जी कि इन्होंने हमें एक स्ट्रॉन्ग व्हीकल बना के देनी थी जो उन्होंने नहीं दी, जबकि कंपनी कह रही है कि इन्होंने हमें जो स्पेसिफिकेशन दी हमने उसके अकॉर्डिंगली बना के दी। Dropping a vehicle 50 meters into a river and expecting it to continue to remain in working condition would be unusual. कंपनी कहती है कि अगर आप व्हीकल को 50 मीटर नीचे रिवर में गिराओगे और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करो कि हीरो साहब पहाड़ से गिरते हुए 50 मीटर नीचे रिवर में उसके बाद भी कार चलनी चाहिए, तो ये अनयूजुअल है, मेन ये हकीकत नहीं। बट दिस इज व्हाट लॉयंस रॉर्स एक्सपेक्टेड, लेकिन कस्टमर यही चाहता था। क्यों? फिल्म बना रहे थे, उनका हीरो शायद नीचे गिरा और हीरो की शायद टांग टूट गई या कार चली नहीं, उनका सीन तबाह हो गया। तो कंपनी ने क्या किया? क्लेम करते हैं कि भाई आपने हमें स्ट्रॉन्ग व्हीकल नहीं बना के दी। स्ट्रॉन्ग मीन 50 मीटर्स नीचे रिवर में गिरने के बाद भी पानी के ऊपर वो चलनी चाहिए थी, कश्ती बन जानी चाहिए थी, या नीचे गिरने के बाद भी वो चलनी चाहिए थी, जबकि कंपनी कहती है कि हमें ऐसी स्पेसिफिकेशन ही नहीं मिली थी। Solicitors are unable to determine liability at the present time, और obviously इससे रिलेटेड अब प्रोविजन चाहिए या नहीं चाहिए, तो लॉयर से मैं पूछना था, लेकिन लॉयर सॉलिसिटर्स भी कुछ कहने के काबिल नहीं है, जिसमें हमें सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिली। A claim for $4 million being the cost of replacement vehicle and lost production time has been received by Crichton Ward। $4 million का क्लेम आ गया है। The director's opinion is that the claim is not justified, और डायरेक्टर की stated opinion क्या है कि क्लेम जस्टिफाइड नहीं है। क्या ख्याल है? इसमें इससे रिलेटेड कोई अकाउंटिंग तो चाहिए। अगर तो ये 3 कंडीशन प्रोविजन की मीट कर रहा है तो फिर प्रोविजन चाहिए, प्रोबेबिलिटी अगर है तो, लेकिन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड लॉयर हमें कुछ ओपिनियन देने के काबिल नहीं है। हाँ, अगर ये पॉसिबिलिटी है तो फिर कंटीजेंट लायबिलिटी चाहिए। अब जो भी ट्रीटमेंट होगा, मैनेजमेंट की जजमेंट होगी, तो यह हमें रिटर्न प्रेजेंटेशन रिक्वायर है रिगार्डिंग दिस मैटर दैट दिस इवेंट हैज़ बीन एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर AFRF। तो थोड़ा सा मैटर बताओ और उसके बाद बता दो कि हमें यस चाहिए, क्यों सफिशिएंट एविडेंस हमें ऑब्टेन नहीं। 2-3 नंबर की बात की जा सकती है, रिटर्न प्रेजेंटेशन चाहिए या नहीं चाहिए, मैटर डिस्कस करके। दूसरा इशू क्या है? Depreciation of specialist production equipment have been included in the financial statement at the amount of 10% per annum based on the reducing balance। तो कंपनी अपने कुछ इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट कर रही है 10% पर एनम पे रिड्यूसिंग बैलेंस पे जाते हुए। However, the treatment is consistent with prior accounting periods, और पिछले सालों में भी कंपनी यही ट्रीटमेंट करती रही है। ओके, पिछले सालों से भी कंपेयर कर लिया, सेम ट्रीटमेंट था। विच रिसीव्ड एन अनमॉडिफाइड ऑडिटर रिपोर्ट, और पिछले सालों में ऑडिट रिपोर्ट अनमॉडिफाइड थी, मीन ऑडिटर ने प्रॉपर्ली वेरीफाई करके ही कहा ना सब कुछ ओके। क्या कह रहा है? एंड अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री
और सेम इंडस्ट्री में जो अदर कंपनीज हैं वो भी 10% पे डेप्रिशिएट कर रही हैं, तो कंपैरिजन उसके साथ भी अप्रोप्रिएट है। एंड सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट शो नेग्लिजिबल प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, और अगर कोई एसेट सेल हुआ है तो उसके ऊपर भी बहुत कम प्रॉफिट या लॉस नजर आया है, दिस मीन ह्यूज डिफरेंस नजर नहीं आया, दिस मीन डेप्रिसिएशन प्रॉपर होती है। तो सफिशिएंट एविडेंस हमें मिल गए, प्रायर पीरियड से भी मिल गए, इंडस्ट्री एवरेज से भी मिल गए और सब्सीक्वेंट सेल से भी मिल गए। क्या The auditor senior who is new to the audit feels that depreciation is being undercharged in the financial statement. तो क्या हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए? नहीं, वो सीनियर नया है तो इसलिए शायद वो कह रहा है जी कि डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज है। नहीं, जब प्रायर पीरियड से भी मैच कर रहा है, इंडस्ट्री एवरेज से भी मैच कर रहा है, और मेन आपको जब सेल से सब्सीक्वेंट सेल से ही पता चल गया कि कोई इतना डिफरेंस नहीं आ रहा कैरिंग वैल्यू और सेलिंग प्राइस में, दिस मीन वर्थ एसेट की सही लिखी हुई है, डेप्रिसिएशन प्रॉपर चार्ज हो रही है, तो नो रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड रिगार्डिंग दिस मैटर। क्यों? अदर सपोर्टिंग एविडेंस से वेरीफाई हो गया। अगर अदर सपोर्टिंग एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो फिर हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे शायद सफिशिएंट एविडेंस हैं। 5 नंबर के आंसर दिया जिसके दोनों मैटर्स को, शायद नंबर थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे, 7-8 होने चाहिए थे। क्या ख्याल? 4 नंबर के आंसर होने चाहिए। So, इस चैप्टर में अब तक जो है वो रिटन रिप्रेजेंटेशन और गोइंग कंसर्न से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन टेस्ट हुए हैं। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो है कोई एक नेक्स्ट टॉपिक हमने कवर करना है सब्सीक्वेंट इवेंट, तो वो कवर करके फिर हम बाकी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो आज कोशिश करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया है, क्वेश्चन नंबर 2 एक कवर किया है, 3 कवर किया है, 4 कवर किया है, इसके अलावा 6 कवर किया है, 7 कवर किया है और 9 कवर किया है। मिला के कोई ये 6 क्वेश्चंस हैं, इनको प्लीज़ एक दफ़ा हाथ से अटेम्प्ट कर लेना है। हाँ, जहाँ पे वो इनकन्सिस्टेंसी वाला 2-3 दफ़ा पार्ट अपीयर हुआ है तो उसे एक दफ़ा अगर अटेम्प्ट कर लोगे तो बाकी दफ़ा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और 3 क्वेश्चन नहीं है। इन मिला के कोई आपको 4 क्वेश्चन जो है वो हाथ से एक दफ़ा गुजारने हैं प्लीज़। इंपॉर्टेंट एरिया है कमिंग अटेम्प्ट के लिए चैप्टर, इसमें 3 टॉपिक हैं, गोइंग कंसर्न, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और सब्सीक्वेंट इवेंट। अभी प्रीवियस स्प्रिंग 2020 में एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया, चांस है इस दफ़ा अपीयर होने का, इसलिए प्लीज़ एक दफ़ा हाथ से प्रैक्टिस कर लेना। इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, 10 से 15 नंबर यहाँ से अपीयर हो सकते हैं। So see you guys in next lecture with something new.